गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ किया था। यह उसका अगला भाग है, पार्ट 2। हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आज का टॉपिक शुरू हो रहा है, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। पिछले वीडियो में हमने उदारवाद के अर्थ को समझाया था कि उदारवादी कौन थे। उदारवादी वो लोग थे जो नए मध्यम वर्ग के लोग थे, जो शिक्षित थे, संपत्तिवान थे, जो धीरे धीरे भूदासत्व से मुक्त हो रहे थे, उद्योग धंधों में लगे हुए लोग थे। आइए आज हम इसके शाब्दिक अर्थ से शुरुआत करते हैं। उदारवाद यानी लिबरलिज्म, यह शब्द लातीन भाषा के मूल लीवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है आजाद। उदारवाद का मतलब था, अर्थात उदारवादी क्या सोचते थे, क्या चाहते थे। तो इनका मानना था, इनका विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज़ादी हो, कानून के समक्ष सबकी बराबरी हो, जनता की सहमति से बनी हुई सरकार हो, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति हो, संविधान बने तथा संसदीय प्रतिनिधि वाली सरकार बने, सभी को निजी संपत्ति का अधिकार मिल सके और मताधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को। इसमें मुक्त बाजार शब्द ऐड हो चुका है, ये मिसप्रिंट है। मुक्त बाजार अगला पॉइंट होगा कि मुक्त बाजार भी ये चाहते थे। अर्थात ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि उदारवादी क्या चाहते थे कि व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, जनता की सहमति से बनी सरकार, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि वाली सरकार, निजी संपत्ति का अधिकार, मताधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को और मुक्त बाजार। अगला हेडिंग है 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। उदारवाद के विपरीत रूढ़िवाद। अब ये एक नया शब्द आया, रूढ़िवाद। रूढ़िवाद या रूढ़िवाद एक ऐसी विचारधारा है जो वस्तु, जो प्रथा, जो सिस्टम जैसे चल रहा है उसको उसी रूप में चलने दो, उसमें कोई छेड़छाड़ ना करें और यथास्थिति को बनाए रखें। यह इस प्रकार की सोच, जिसको हम परंपरावादी सोच के लोग भी कह सकते हैं। जैसा कि लिखा है कि उदारवाद के विपरीत रूढ़िवाद यथास्थिति को बनाए रखना चाहते हैं, अर्थात जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दिया जाए, कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। परंतु 1815 के बाद रूढ़िवाद के विचारों में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। नेपोलियन के सुधारों ने रूढ़िवादियों को यह समझा दिया कि राजतंत्र को भी मजबूत बनाने के लिए आधुनिकीकरण आवश्यक है। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकता था। आंशिक आधुनिकीकरण के इन्हीं समर्थकों को नया रूढ़िवादी कहा गया। तो जैसा कि आपने हेडिंग में देखा कि एक नया रूढ़िवाद, तो रूढ़िवाद और नया रूढ़िवाद में अंतर समझ में आ गया होगा कि रूढ़िवादी वो थे जो पारंपरिक विचारों को, अर्थात जो चीज़ जैसा है उसको वैसा ही बनाए रखना चाहते थे। परंतु ये नया रूढ़िवादी कुछ हद तक आधुनिकीकरण, कुछ हद तक बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए थे, वह भी अपने फायदे के लिए, क्योंकि नेपोलियन ने जो सुधार कार्यक्रम अपनाए थे उससे यह सिद्ध हो गया था कि राजतांत्रिक व्यवस्था जो कि परंपरा से चली आ रही थी उसको भी मजबूत बनाने के लिए थोड़े बहुत आधुनिकीकरण की आवश्यकता जरूर है। इस कारण इन्हीं लोगों को, जो ये आंशिक आधुनिकीकरण मतलब कुछ मात्रा में आधुनिकीकरण को सपोर्ट करने वाले लोग थे, इन्हीं को नया रूढ़िवादी कहा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक 1815 की वियना संधि। वियना यूरोप का एक देश, ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी है वियना। यहीं पे एक समझौता हुआ और इसी को 1815 की वियना संधि बोलते हैं, चूँकि 1815 में हुआ था। लिखा है कि 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसे देशों ने मिलकर वाटरलू के मैदान में नेपोलियन को पराजित कर दिया तथा वियना में ड्यूक मेटरनिक की अध्यक्षता में एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में जो संधि या समझौता किया गया उसे ही वियना संधि कहते हैं। आगे देखते हैं वियना संधि के उद्देश्य क्या थे। तो एक लाइन में इसका उत्तर है कि नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए कई सारे बदलावों को खत्म करना ही इसका उद्देश्य था। अब इसके कुछ प्रमुख प्रावधान क्या थे उसको देख लेते कि इसमें क्या क्या बातें कही गई,
क्या क्या प्रावधान किए गए। पहला पॉइंट है कि बुर्बों वंश को सत्ता में फिर से लाया गया। आपको याद होगा कक्षा 9 में भी आपने पढ़ा था कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में बुर्बो वंश का शासक लुई 16वां को पद से हटा दिया गया था, लेकिन 1815 में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन के पराजय के पश्चात फिर से बुर्बो वंश के शासक को सत्ता में लाया गया। दूसरा है नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों को वापस ले लिया गया। तीसरा पॉइंट है कि फ्रांस फिर से ताकत बढ़ाकर अपने देश की सीमा नहीं बढ़ा पाए, इसके लिए उसके सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए, अर्थात चारों तरफ से घेराबंदी कर दिया गया ताकि वह फिर से ताकतवर होकर अपनी सीमाओं को बढ़ाने ना पाए, जैसा कि नेपोलियन ने पहले किया था। लेकिन एक बदलाव जो इन्होंने स्वीकार किया वो था नेपोलियन द्वारा निर्मित 39 राज्यों के महासंघ को बरकरार रखा, अर्थात नेपोलियन ने एक 39 राज्यों का जो महासंघ बना रखा था उसको इन्होंने नहीं बदला, उसको एज इट इज बनाए रखा। ये थे वियना संधि के कुछ प्रमुख प्रावधान। यह प्रश्न 3 नंबर में पूछे जाते हैं, तो इसे आपको नोट्स बना करके याद रखना है। अगला है जोसेफ मैत्सनी। 1817 में इटली के जेनेवा में जन्मा यह एक क्रांतिकारी था। वह कार्बोनरी नामक गुप्त संगठन का सदस्य बन गया तथा बाद में उसने स्वयं यंग इटली तथा यंग यूरोप जैसे संगठन बनाए। मैत्सनी और उसके गुप्त संगठनों ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जोसेफ मैत्सनी जो है यह एक क्रांतिकारी व्यक्ति था। इटली जो कि 7 राज्यों में बटा हुआ था, उसके एकीकरण में इस क्रांतिकारी और इसके द्वारा निर्मित जो गुप्त संगठन थे, यंग इटली यंग यूरोप जैसे संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस तरह से मैत्सनी का नाम इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे कुछ पॉइंट्स हैं। क्रांतियों का युग 1830 से 1848 तक के काल को क्रांतियों का युग कहा जाता है। एक स्टेटमेंट है मैटरनिक का दिया हुआ कि जब फ्रांस छींकता है, सॉरी ये मिसप्रिंट है, सीखता नहीं हुआ, छींकता है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मैटरनिक ने एक बार ऐसा कहा था। इसकी व्याख्या हम आगे बताते हैं कि इसका क्या अर्थ है। और अगला एक पॉइंट हमने लिखा है कि 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। आगे हम इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। आप अपने चैप्टर्स में देखेंगे एक हेडिंग दिया गया है कि क्रांतियों का युग 1830 से 1848। इसको आप पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है कि 1830 में फिर से जब एक बार फ्रांस से क्रांति का प्रारंभ होता है तो यह क्रांति अन्य देशों में भी फैल जाता है। यही हमने हाईलाइट कर रखा है कि मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। इसका आशय यह है कि जब कभी फ्रांस में कोई क्रांति प्रारंभ होती थी तो इसका असर बाकी यूरोपीय देशों पर भी पड़ता था, अर्थात एक वायरस के तरह, जैसा कि सर्दी जुकाम के दौर में होता है कि किसी एक को होता है तो उसके परिवार में धीरे धीरे फिर सभी को हो जाता है। कुछ ऐसा ही था कि फ्रांस में जो कोई नई विचारधारा, नई क्रांतियां होती थी तो उसका असर बाकी यूरोपीय देशों पर भी पड़ता था। इसी संदर्भ में मैटरनिक ने यह कथन कहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो इसका एक उदाहरण दिया गया है कि 1821 ईस्वी से ही यूनान एक देश था जो कि 15वीं सदी से ही ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यहाँ पर मैं 1821 ईस्वी से ऑटोमन साम्राज्य से अलग होने के लिए और आज़ाद होने के लिए संघर्ष प्रारंभ हो चुका था, और यह संघर्ष अंततः 1832 ईस्वी में जाकर के कुस्तुनतुनिया की संधि से समाप्त होता है और यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिल जाता है। आज हमने बस ये इतने सारे टॉपिक्स लिए हैं। उम्मीद है कि यह आपके समझ में आया होगा, और अगर कोई बात ना समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट करके अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।